एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर यह कि भूकंप से हिला भारत, लेकिन नुकसान की कोई खबर नहीं है। जो अच्छी खबर है भारत के लिए वो ये कि भूकंप के झटके तो जरूर महसूस किए गए पूरे उत्तर भारत में, लेकिन नुकसान की किसी तरह की कोई खबर फिलहाल अभी तक सामने नहीं आई है। आपको बता दें, वो भूकंप जिसके झटके भारत में महसूस किए गए, पूरे उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में जिस भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसका केंद्र पाकिस्तान ईरान की सीमा के पास खास इलाके में था। जो भूकंप है उसकी तीव्रता 7.8 मापी गई रिक्टर पैमाने पर। आपको बता दें, इसकी वजह से ईरान में नुकसान होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि इसकी वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान इलाका है वहां से भी 7 लोगों के मरने की खबर आई है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए, काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते थे। 4 से 5 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए उत्तर भारत में, लेकिन उसकी वजह से कोई नुकसान अभी तक होने की खबर सामने नहीं आई है। भारत में किसी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। हालांकि इसकी ये जो भूकंप आया उसकी वजह से ईरान और पाकिस्तान में इसका नुकसान जरूर हुआ है। 7.8 क्योंकि तीव्रता थी, काफी बड़ी तीव्रता का ये भूकंप था। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई। इसके जो झटके हैं वो उत्तर भारत में महसूस किए गए। गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और आसपास के तमाम इलाकों में झटके महसूस किए गए, लेकिन जो केंद्र है वो ईरान और पाकिस्तान की सीमा के पास था। इस पर जानकारी के लिए बात करते हैं किशोर से। किशोर, जानना चाहेंगे ईरान से क्या जानकारी मिल रही है इस भूकंप के बाद? देखिए सुमेरा, ईरान से सबसे अहम जानकारी तो ये कि जिस इलाके में ये भूकंप आया है ये वहाँ का प्रांत है सिस्तान बलूचिस्तान। एक पाकिस्तान का बलूचिस्तान और ईरान का प्रांत जो है वो सिस्तान और बलूचिस्तान है, जो बॉर्डर के उस तरफ, उसमें वहाँ पर ये भूकंप का केंद्र है। और वहाँ बहुत दूर ये अंदर का इलाका है, अंदरूनी इलाका है ईरान का। वहाँ तक संपर्क जो है वो वैसे ही संपर्क के साधन जो हैं वो सीमित हैं। पहाड़ियाँ हैं, दूर दूर एक गांव से दूसरा गांव बहुत दूर है, मिट्टी के मकान हैं। वहाँ तक मदद पहुँचाना एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी ईरान के लिए, ये साफ दिख रहा है इस इलाके के बारे में जैसे ही जानकारियाँ और आ रही हैं। सुमेरा जी किशोर, और जैसा कि आपने बताया कि वो जो इलाका है वो इस तरह का है कि वहाँ पर मदद पहुँचाने में भी बहुत तरह की दिक्कतें आएंगी, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत तरह की दिक्कत आएंगी। हमारे साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट वीके शर्मा जी जुड़ गए हैं। शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि झटके क्योंकि यहाँ भारत में भी महसूस किए गए, हम जब भूकंप के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो किस तरह की बिंदु, अगर हम भारत के लिहाज से इसकी बात करें तो किस तरह की बातों का ध्यान हमेशा रखा जाना चाहिए ताकि आपको इस तरह की जब प्राकृतिक आपदा आए तो उसके लिए आप तैयार हो? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि ये बहुत बड़ा भूकंप था। अगर रिश्टर स्केल में 7.8 भी था तो भी बहुत बड़ा ये भूकंप है। भारत में तो इस तरह का भूकंप जो है वो 1897 में 1897 में असम बॉर्डर पे आया था, और उसके बाद में कभी भारत में इतना बड़ा भूकंप नहीं देखा गया। ईरान में अभी 10 सालों के अंदर अंदर हमने देखा बहुत भूकंप आए, लेकिन इसकी जो तीव्रता थी, मैग्नीट्यूड जो इसका था वो बहुत ज़्यादा था। और ये एक अच्छी चीज़ थी कि इसमें जहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं थी वहाँ पर इसका एपिसेंटर रहा, अन्यथा इसमें बहुत जान माल का नुकसान हो सकता था। इसमें देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, मैग्नीट्यूड भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन किस तरह की वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, कितनी वहाँ बसासत है, और ये सब चीज़ इसमें मुख्य है। और दिन में है कि रात में है, ये दिन में हुआ है। अगर रात में ये हुआ होता तो मरने वालों की संख्या इससे और बहुत ज़्यादा हो जाती, क्योंकि अब तो अभी आपने देखा कि जैसे ही झटके लगते हैं तो लोग बाग बाहर आ जाते हैं और इतनी एक अवेयरनेस होती है। लेकिन रात में अगर होता है तो नुकसान ज़्यादा होता है। भारत के लिए देखिए, अभी मैं समझता हूँ ये काफ़ी दूरी पर था तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन अगर एक आम बात हम कहें तो इतने बड़े भूकंप के बाद में बहुत सारे झटके आ सकते हैं और कई दिनों तक ये जो हैं चलते रह सकते हैं। लेकिन भूकंप के बारे में कोई भी चीज प्रिडिक्शन और कुछ भी कहना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। जाहिर सी बात है, इतना बड़े पैमाने पर अगर भूकंप आता है जिसका इतनी तीव्रता है तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स महसूस किए जाते हैं। हमारे साथ डीपी दुबे जी भी मौजूद हैं। क्या डीपी दुबे जी, इसके आफ्टर शॉक्स और आ सकते हैं, और क्या वो यहाँ भारत तक जिस तरह से अभी महसूस किए गए झटके वो यहाँ तक महसूस किए जा सकते हैं? जी, क्योंकि काफी बड़ा भूकंप है 7.8 इंटेंसिटी का, और इसके बाद में आफ्टर शॉक काफ़ी आते हैं।
और करीबन 5 से 10 दिन तक भी इसके शॉक्स आते रहते हैं। और ये एक्चुअली क्या है कि ये इसके आफ्टर शॉक्स आने के इंडिकेशंस ये होता है कि अभी इसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन चूंकि ये काफी इंटेंसिटी थी और काफी ड्यूरेशन इसका देखिए करीब 2.5 मिनट तक रहा, लोगों को इसका असर महसूस हुआ। और मैं समझता हूं कि भारत में भी इसका असर आएगा। और जिसे हमारे जो इलाके हैं, जैसे राजस्थान है, आपका जम्मू कश्मीर का एरिया है, हिमाचल है, दिल्ली वगैरह, इसमें भी जैसे थोड़ा सा महसूस हुआ, तो इसमें भी असर आ सकता है। थोड़ा महसूस तो हो सकता है क्योंकि करीबी एरिया है, तो इसमें असर जरूर महसूस होगा और आफ्टर शॉक्स भी जरूर आएंगे इसके बाद। जी, तरुण बापट जी भी हमारे साथ जुड़ गए। तरुण जी, जैसा कि हमारे साथ डीपी दुबे जी जुड़े हैं, वो बता रहे हैं कि आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं और भारत में भी इसके आफ्टर शॉक्स को महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर भी कुछ अगर आएंगे आफ्टर शॉक्स तो महसूस किए जा सकते हैं। लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर वो आफ्टर शॉक्स महसूस करें तो किस तरह की उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए या उन्हें उससे घबराना नहीं चाहिए? क्या आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? तरुण जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, अरुण जी आपसे जानना चाहेंगे। अरुण जी, आपको आवाज मिल रही है? अरुण जी तक हमारी आवाज शायद नहीं जा पा रही है। आवाज नहीं, जरा जोर से बोलिए। जी, अरुण जी जानना चाहेंगे कि आफ्टर शॉक्स अगर आते हैं इस भूकंप के बाद, तो उसके लिए लोगों के लिए को आप क्या सलाह देना चाहेंगे भारत में अगर लोग इसके झटके महसूस करते हैं तो? हम आपसे ये कहना चाहेंगे, अब बोलूं मैं? आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो भूकंप हुआ है ईरान में 7.8 शक्ति का, ये काफी जबरदस्त है और इससे काफी हानि हो चुकी है। जब भूकंप हो जाता है कहीं दुनिया में बड़ा, तो हर जगह हलचल मच जाती है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मैं इस भूकंप के संदर्भ में खास करके दिल्ली और हिंदुस्तान के लिए 2-3 बातें कहना चाहूंगा। इससे जो हानि हुई है, इसकी डेप्थ ऑफ फोकस, गहराई जो है 15 किलोमीटर थी, इसलिए हानि ज्यादा हो गई है। और दूसरी बात यह है कि आप अगर रिपोर्ट देखेंगे तो इसके भूकंप के द्वारा कराची में एक 11 मंजिल की बिल्डिंग गिर चुकी है। जो भूकंप में हानि होती है 2 किस्म की होती है। एक एस वेव से होती है जो भूकंप के 50, 60, 70, 80 किलोमीटर रेडियस में होती है, और दूसरी जो हानि होती है तो रैले वेव से होती है, वो 550 किलोमीटर दूरी तक की होती है। तो कराची में जो बिल्डिंग थी वो 500-550 किलोमीटर से पहले थी, इसलिए उसको हानि हो गई। हमारे हिंदुस्तान के लिए, खास करके दिल्ली के लिए हम कहना चाहेंगे कि दिल्ली में हमने कुछ उपाय करना बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है। पहली बात हम बताएंगे कि गुजरात में जब भूकंप हुआ था तो भूकंप के एपी सेंटर से अहमदाबाद शहर 320 किलोमीटर दूर था। अहमदाबाद में खाली ऊंची इमारतों को, ऊंची मतलब 17 मीटर से अधिक हाइट वाले बिल्डिंग को हानि हुई थी। उसके बाद 8 अक्टूबर 2005 कश्मीर में जो भूकंप हुआ था, इस्लामाबाद में एक मरगला टावर नंबर नाम की बिल्डिंग थी, 11 मंजिल, वो टूट गई थी। ऐसे उदाहरण हमारे पास होने के बावजूद अभी दिल्ली में इतनी सारी बिल्डिंगें हैं जो 17 मीटर से अधिक ऊंची की है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग के लिए स्टिल्टेड फ्लोर जिसको कहते हैं वो की है। खुदा न खास्ता अगर हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में 7.5 या 7 से अधिक शक्ति का भूकंप हो जाता है तो इसके द्वारा जो रैले वेव निकलेगी उससे जो दिल्ली स्थित 17 मीटर से अधिक इमारतें हैं, जो 17 मीटर से अधिक ऊंची की इमारतें हैं, उसको हानि सब बहुत संभव है। और खास करके जिनको स्ट्रिल्टेड फ्लोर है, मतलब पार्किंग लगाया है, वो तो बिल्डिंग को बहुत ही हानि होने की संभावना है। तो हम आपसे सबसे मैं विनती करता हूं, तैयार नहीं है जी। तो आपके मुताबिक भारत सरकार दिल्ली में जिस तरह से इमारतें बनाई गई हैं और इसके आसपास के इलाकों में जिस तरह से इमारतें बनाई गई हैं, हम तैयार नहीं है। हमारे साथ जी डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बीके शर्मा जी भी मौजूद हैं। शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो अरुण जी कह रहे हैं कि इस तरह से इमारतें बनाई गई हैं कि हम तैयार नहीं हैं अगर इस तरह का कोई भूकंप आता है या उसके झटके भी महसूस किए जाते हैं तो?
देखिए, हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो आप देख ही रहे हैं कि बिना किसी भूकंप के ही हमारे यहाँ तो बिल्डिंग गिर रही है। दिल्ली में बिल्डिंग एक इमारत गिरी है, अभी मुंबई में इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो अनऑथराइज इतनी स्ट्रक्चर हैं और लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है कि हम जिस तरह की स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो मजबूत नहीं है, उसमें ज़रा सा भी कंपन होगा तो वो गिरेगी। दिल्ली की अगर हम बात करें, पूरी पुरानी दिल्ली की या जितनी भी अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स हमारी हैं, ईस्ट दिल्ली का हम लोगों ने जायज़ा अभी लिया है NIDM ने, और ये पता लगाया है कि बहुत सारी संख्या में अगर उनका नाम ले तो बहुत ज़्यादा उसकी बात होगी, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या है जिसमें कि जो असुरक्षित हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म बात है कि हम लोग सोचें कि भाई किस तरह की बिल्डिंग की हमें जरूरत है। ये कैपिटल है और इसका ध्यान जी। और ये सवाल हमेशा उठता है कि कितनी सुरक्षित है दिल्ली या कितनी सुरक्षित है इमारतें तब जब इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आती है या तब जब भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। बात करेंगे इस पर भी कि आफ्टर शॉक्स जो अगर महसूस किए जाएंगे तो क्या उनकी तीव्रता और ज्यादा होगी या कम होगी, कितनी देर तक महसूस किए जा सकते हैं। किशोर अजवाणी हमारे साथ लगातार बने हुए। किशोर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई और ताजा जानकारी भूकंप के बारे में जो आ रही हो सामने? जो अलग अलग रिपोर्ट्स अभी तक शुमेरा जो पाकिस्तान से आ रही हैं उनमें 12 लोगों की जान जाने की रिपोर्ट्स पाकिस्तानी मीडिया में कई वहाँ पर अखबार और वेबसाइट्स दे रही हैं कि 12 लोगों की जान जा चुकी है बलूचिस्तान प्रांत में ही, जो ईरान के साथ सीमा में है, सीमा उसकी जुड़ी हुई है। और दूसरी तरफ भी उधर जो ईरान में प्रांत है उसका नाम भी सिस्तान बलूचिस्तान है। वहाँ अभी भी यही खबरें आ रही हैं कि हालांकि जो पहले ईरानी एजेंसीज की रिपोर्ट्स आई थी कि 40 लोगों की जान चली गई है, वो रिपोर्ट्स उन्होंने वापस भी ले ली हैं और अब कहा जा रहा है कि दर्जनों लोगों की जान गई है, दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है और आशंकाएं जो हैं वो बहुत और ज़्यादा लोगों की जान जाने की हैं। ये फिर बता दें, बहुत दूर दराज का अंदर का इलाका ये ईरान का, जहां इसका केंद्र है भूकंप का, उधर बताते हैं गांव जो हैं वो बहुत दूर दूर हैं, पहाड़ियों पर हैं, वहां तक पहुंचना बहुत दिक्कत होगी। और जैसे जैसे अब ये शाम होती जा रही है, अंधेरा होते जा रहा है, वहां तक मदद पहुंचाने का सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है ईरान के लिए। सुमेरा, ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी। साथ ही हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएं उससे पहले ये भी बता दें कि भारत में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, अभी तक इसकी कोई खबर सामने नहीं आया है। हमारे साथ भूगर्भ शास्त्री ध्रुव सेन सिंह भी मौजूद है। ध्रुव सेन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा सकते हैं, अभी कितने और समय तक इस बात को लेकर लोग सचेत रहें, जागरूक रहें कि आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा सकते हैं और किस तरह की सावधानी बरतें? देखिए, ऐसा होता है कि जो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, जो टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहे हैं पृथ्वी के नीचे, उसके कारण जो है ये प्लेट्स इधर से उधर मूव करती रहती हैं और जो फोल्ड और फॉल्ट्स होते हैं वहां पे जो एनर्जी एक्युमुलेट होती जाती है वो अर्थक्वेक के रूप में रिलीज होती है। तो जिस समय अर्थक्वेक आता है उस समय सबसे मेन शॉक महसूस किया जाता है जिसका रिक्टर स्केल पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है। उसके बाद से जो आफ्टर शॉक्स आते हैं, जो भी ट्रेमर्स आते हैं, उसकी इंटेंसिटी उस मेन शॉक से हमेशा कम होती जाती है, जो नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं। रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक में तो ये होता है कि उसमें कुछ पहले प्री शॉक आते हैं, फिर मेन शॉक आता है, उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं। लेकिन ये जो नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं इसमें हमेशा एक बार मेन शॉक आता है, मुख्य झटका आता है, जिसका रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है, जिसमें सारी तबाही हो जाती है। उसके बाद जितनी एनर्जी एक्युमुलेट होती है, जिस तरीके की वहां रॉक्स होती हैं, वो एब्जॉर्बर हैं कि वो रिलीजर हैं, इसके बेसिस पे आफ्टर शॉक्स या ट्रीमर्स काफी समय तक महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन ये पक्का है कि जो भी आफ्टर शॉक्स होते हैं या जो भी ट्रीमर्स होते हैं उसका मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे जो मेन शॉक होता है उससे हमेशा कम ही होता है, उससे कम होगा। ये आफ्टर शॉक्स कब तक आएंगे, ये एक स्प्रिंग के तरीके से होता है, जो स्प्रिंग हमने छोड़ दिया तो वो काफी समय तक जी जो आफ्टर शॉक्स आएंगे अब जो आएंगे वो जाहिर सी बात है बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता, उससे कम होंगे जो झटके अभी महसूस किए गए। हमारे साथ डीपी दुबे जी भी मौजूद हैं। डीपी दुबे जी, क्या जो अब आफ्टर शॉक्स आएंगे भारत के लिहाज से, क्योंकि एक बड़े इलाके में उत्तर भारत में महसूस किया गया इन भूकंप के झटकों को, यहाँ पर क्या लोगों को अभी भी और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है या और ज्यादा सचेत होने की जरूरत है? क्योंकि जैसा कि अभी कह रहे हैं ध्रुव सेन जी की बहुत कम अब होगा जो अगर झटके महसूस करेंगे लोग। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो जो मेन शॉक होता है उसके बाद में जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो हमेशा कम होते हैं और इसका ड्यूरेशन इवन 4 से लेकर 10 दिन तक भी हो सकता है।
आपको याद होगा जो भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था जो गुजरात में भुज के पास में, उसका करीबन रिकॉर्ड हुआ था 10 दिन तक कम से कम जो आफ्टर शॉक्स हुए थे। तो उसमें हमको सचेत तो हमेशा रहना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि ये एक जो प्राकृतिक विपदा है, इसके बारे में तो ये कि हमें जागरूक जितना रहे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका फोरकास्ट तो अभी होता नहीं है और हो सकता है कुछ सालों के बाद में जरूर इसमें जरूर इंप्रूवमेंट होगा, फोरकास्ट भी होगा। लेकिन आज की स्थिति में चूंकि फोरकास्ट नहीं होता है, इसलिए हम जितना जागरूक हैं, रुक रहे हैं, उतना ही इसमें हम इससे बच पाएंगे और अपने आप को ठीक रह पाएंगे। जागरूक रहना सबसे अहम है। जैनेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है, एबीपी न्यूज संवाददाता। जैनेंद्र, आपने मौसम विभाग में इसके बारे में बात की है, क्या उनकी तरफ से बताया गया भूकंप के बारे में? जी, लेकिन उनका भी ये कहना है कि आफ्टर शॉक रिपीट हो सकता है। और हालांकि जब हमने पूछा कि आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसका कोई प्रेडिक्शन किया सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में आफ्टर शॉक की संभावना बढ़ी हुई है जी। और इस वजह से उन्होंने कहा कि सावधान रहने की जरूरत है। तो ईरान और पाकिस्तान की सीमा पर यह भूकंप था, 7.8 इसकी तीव्रता थी। झटके भारत में जरूर महसूस किए गए, लेकिन अच्छी खबर ये कि किसी तरह का कोई नुकसान भारत में नहीं हुआ है। अभी तक इसकी कोई खबर सामने नहीं है। किशोर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ताजा अपडेट मिल रहा है इस भूकंप को लेकर? देखिए सुमेरा, जो ईरान से तो अभी कोई ख़ास अपडेट नहीं है। वहाँ यही कहा जा रहा है कि बहुत दूर दराज का इलाका है, वहाँ पर जो गांव हैं वहाँ मकान कच्चे होंगे और उनको नुकसान ज़रूर पहुँचा होगा और दर्जनों लोगों की जान गई है इसमें। बस इतना आ रही है वहाँ से रिपोर्ट्स, वहाँ की मीडिया से रिपोर्ट्स। लेकिन पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान रेडियो में जो खबर आ रही है वो ये कि 1000 से ज़्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है बलूचिस्तान प्रांत में। कराची में कई जगह पर छतें गिर गई हैं मकानों की, जिससे 50 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और 12 लोगों की जान चली गई है पाकिस्तान से, अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं। तो ये धीरे धीरे आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये सब पूरा उसी इलाके में बलूचिस्तान प्रांत यानी ईरान के साथ जो सीमा है पाकिस्तान की, वहाँ और उधर ईरान की तरफ भी वहीं जहाँ पर केंद्र है पाकिस्तान की सीमा से करीब। जी हाँ, लेकिन भारत में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप के झटके जरूर महसूस किए गए। साथ ही ये भी बता दें कि हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उन्होंने जो बताया है उसके मुताबिक आफ्टर शॉक्स जरूर महसूस किए जा सकते हैं किसी भी भूकंप के बाद, लेकिन उनकी तीव्रता हमेशा जो भूकंप है उसकी तीव्रता से कम ही होती है। फिलहाल देखते हैं किस तरह के झटके महसूस किए गए भारत में। दिल्ली और एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। करीब 5 सेकंड तक धरती कांपती रही। दिल्ली में 4:20 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। सीसीटीवी तस्वीरों में दिख रहा है कि भूकंप के बाद कैसे अफरा तफरी मच गई। लोग अपने दफ्तरों से बाहर भागने लगे। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सबसे तेज झटके पंजाब में महसूस किए गए। चंडीगढ़ में एबीपी न्यूज के दफ्तर में भी भूकंप की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भूकंप की वजह से पंखा अपने आप हिलने लगा। चंडीगढ़ में 10 से 12 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। गुजरात के अहमदाबाद में जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। दफ्तरों का भी यही हाल रहा। जैसे ही लोगों को झटके महसूस हुए, लोग बाहर निकल गए और अपने घर परिवार के लोगों का हालचाल जानने में जुट गए। पाकिस्तान में जियो टीवी के दफ्तर में भी भूकंप की तस्वीरें कैमरे में कैद की गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भूकंप की वजह से फ्रिज में रखी कोल्ड ड्रिंक की बोतल किस तरह हिलने लगी। करीब 10 सेकंड तक यहाँ भूकंप के झटके महसूस किए गए। पड़ोसी देश पाकिस्तान के कराची शहर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जब धरती हिली तो लोग जान बचाने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। डरे सहमे लोगों की सड़क पर भारी भीड़ जुट गई। आप भूकंप की तीव्रता का अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि कैसे दीवार पर टंगा ये क्रिकेट बैट जमीन पर आ गिरा। ये तस्वीर है पाकिस्तान की है और जियो न्यूज के कैमरे में कैद हुई है।
भूकंप के तेज झटकों ने सभी को हिलाकर रख दिया। टेबल के ऊपर रखे इस कंप्यूटर को ही देख लीजिए कैसे भूकंप की वजह से ये कांपने लगा। पाकिस्तान ईरान सीमा पर आए भूकंप से ईरान में भारी तबाही आई है। तो इस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए, पश्चिम भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर इसके बाद भी जो आफ्टर शॉक्स हैं, यानी बाद में जो झटके महसूस किए जाते हैं, वो हमेशा कम होते हैं, यानी उनकी तीव्रता अब कम होती जाएगी। हम आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं भूगर्भ शास्त्री डीपी दुबे जी भी। डीपी दुबे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो भूकंप आया उसका नुकसान पाकिस्तान में जो खबरें आ रही हैं काफ़ी हुआ है, कराची, इस्लामाबाद, इन जगहों पर उसका नुकसान हुआ है। भारत में झटके महसूस किए गए लेकिन किसी तरह के नुकसान की कोई खबर अभी तक नहीं आ रही है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि जहां सेंटर होता है वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है, और जो एरिया जो उससे नजदीक होता है उसमें भी नुकसान होता है। लेकिन जितनी दूर आप चले जाएंगे एपिसेंटर से, उसके जो असर है थोड़ा कम होता जाता है। इसलिए भारत में खाली महसूस हुए हैं झटके हल्के, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो देश है उसको 5 जोन में डिवाइड किया गया है, और उसके अनुसार जो हिमालय का जो रेंज है वो भूकंप के लिए काफी ज्यादा है। आज एक दूसरा भी भूकंप हुआ था जो करीब 2 बजे आया था, जो हमारा चाइना और इंडिया बॉर्डर पे अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी कम थी, करीब 5 इंटेंसिटी था। तो इस तरह के ये जो रेंज है इस तरह की, वहां भूकंप आते रहेंगे। जैसे मैंने बताया कि हमको इसलिए जागृत होना बहुत जरूरी है, और कैसे इससे बचा जाए, क्योंकि ये जो प्राकृतिक आपदा है इसको रोका नहीं जा सकता है, हम अपने आप को संभाल सकते हैं। जी, कि कैसे इससे बचा जाए, यानी कितने हम जागरूक हो, कितने हम सचेत हो, इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी पर हमारे साथ बीके शर्मा जी मौजूद हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। बीके शर्मा जी, क्या इसको लेकर हम पर्याप्त ध्यान देते हैं? क्या हम जो जरूरी बातें हैं उनका ध्यान रखते हैं, अगर हम भारत की बात करें तो? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। एक तो सबसे पहली चीज़ है साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज में हम किसी से कम नहीं हैं, और हमारे जितने भी IITs हैं और जितने भी हमारे यहाँ बहुत सारी एक्सपर्टीज़ भूकंप के उसमें या प्राकृतिक आपदा में मौजूद है। ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है पब्लिक अवेयरनेस। तो जब से NCDM बना था और अब तो प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और एक बहुत देश के स्तर पर और राज्य स्तर पर एक पूरा कैंपेन है कि किस तरह से लोगों को बताया जाए कि कौन कौन सा एरिया, एक्चुअली 4 जोन हैं हमारे उसमें, सिस्मिक जोन 5, 4, 3 और 2। तो इन चारों जोन में जो लोग रहते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम कितने संवेदनशील हैं और कि क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि राज्यों के स्तर पर, चूँकि सबसे राज्यों के स्तर पर क्या होना चाहिए, तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्य हैं जो कि बहुत पूरी तरीके से इसमें तैयार हैं, जो कि संवेदनशील हैं। चौथी चीज़ है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर, तो उसमें थोड़ी सी कमी मैं देखता हूँ, और उसमें ना हमारे पास इतने इक्विपमेंट हैं, और एक फर्स्ट रेस्पॉन्डर, चूँकि हम कम्युनिटी को कहते हैं कि वो फर्स्ट रेस्पॉन्डर हैं, तो कम्युनिटी को हम इतना काबिल बना दें और उनको इतने इक्विपमेंट और इतनी ट्रेनिंग दे दें कि अगर कभी कोई भूकंप या इस तरह की चीज़ आती है तो वो इमीडिएटली उस पर रिएक्ट कर सके। तो उस तरफ हमारा ध्यान है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारत, अगर हम पिछले 10-20 साल में अगर तुलना करें तो हम बहुत आगे आए हैं। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स बनी है, उनको ट्रेनिंग है कि अगर इस तरह का कभी घटना होती है तो क्या करना है, कैसे करना है। और ये 10 प्लाटून, ये 10 जो कंपनी हमारी हैं, ये अलग अलग जगह पे स्थित हैं, और उनका एक रोल है कि उनके पास इक्विपमेंट हैं, पूरे साजो सामान हैं, ट्रेनिंग है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा सा महसूस करते हैं कि अब हम तैयार हैं। जो कमी है वो है कि एक लोगों को संवेदनशील बनाना, और जो जैसे नया मकान बना रहे हैं, जो अथॉरिटीज़ नई मकान बना रहे हैं, उनको ये ज्ञान देना कि आप किस क्षेत्र में हैं और किस तरह के
हमको मकान वहाँ पे बनाने चाहिए। ये मेरे ख्याल से एक बहुत जरूरी विषय है। किस तरह से अगर लोग मकान बना रहे हैं तो वो किन बातों का ध्यान रखें? किशोर लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ हो रहा है इस भूकंप को लेकर? क्या ताज़ा जानकारी, क्या नई खबर आ रही है? किशोर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई और ताज़ा जानकारी इस भूकंप से जुड़ी हुई जो सामने आ रही है? देखिए, झटके जैसा हम बार बार रिपोर्ट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि दिल्ली से दुबई तक महसूस किए गए हैं। दुबई जहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, वहां से भी कोई, और उधर पूरे मिडल ईस्ट से, अमीरात से, वहाँ से भी कोई नुकसान की खबर नहीं है। नुकसान की जो खबरें आ रही हैं वो अभी पाकिस्तान से आ रही हैं, और ईरान से खबरें बस ये हैं कि आशंका है कि भारी नुकसान हुआ होगा। जैसा इलाका है वो, ये इलाका ईरान पाकिस्तान सीमा का जहाँ केंद्र था, ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत और पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत, इस इलाके में ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान की खबरों में कराची तक, यानी सिंध प्रांत में कराची तक छतें गिरी हैं कई जगह, जिनमें लोग ज़ख्मी हुए हैं। 1000 से ज़्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है बलूचिस्तान प्रांत में, ये पाकिस्तान रेडियो कह रहा है। 12 लोगों की जान चली गई है बलूचिस्तान में ही, ये पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है। ईरान से खबरें पहले 40 लोगों की जान जाने की खबरें पुष्टि के तौर पर आई थी, फिर वो खबर वापस लेकर अब दर्जनों जाने गई हैं, यही मीडिया कह रहा है वहाँ पर। हमारे साथ अरुण बापट जी भी एक बार फिर से जुड़ गए। अरुण बापट जी, आपसे बात करना चाहेंगे हम भारत के संदर्भ में, अगर इस भूकंप को देखा जाए या जो भारत के इलाके हैं जो कि जहां पर कि भूकंप आ सकते हैं, उन इलाकों को अगर देखा जाए तो किस तरह से कि आपको लगता है कि हम कितने तैयार हैं? क्योंकि आप उसकी बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले कि हम पूरी तरह से तैयार दिखाई नहीं देते, यानी भारत पूरी तरह से तैयार दिखाई नहीं देता है। मैं खास तौर पे दिल्ली के बारे में बताना चाहता हूं कि दिल्ली में अगर कोई भूकंप आ जाए, जैसे हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में, तो 7.5 का या उससे अधिक शक्ति का भूकंप आने की संभावना है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसकी संभावना जताई है। अगर ऐसा भूकंप आता है तो दिल्ली में हानि जो होगी वो किस किस्म की होगी, इसके बारे में हमने जानकारी जानना चाहते हैं हम। तो दिल्ली में जो ऊंची इमारतें हैं, 17 मीटर से अधिक ऊंची वाली, उसको हानि होने की संभावना है। जैसे कि आप देखेंगे, कराची में एक 11 मंजिली इमारत गिर गई थी, गुजरात में भी ऐसे ही देखा था हमने। तो दिल्ली के लिए हम लोगों ने कुछ प्रयास करने चाहिए। दिल्ली में ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जिसमें पार्किंग के लिए खाली स्टिल्टेड फ्लोर पे है, वो तो बहुत ही हानि हो सकती है, जैसे कि हमने गुजरात में देखा है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि दिल्ली में बहुत फ्लाईओवर है, बहुत फ्लाईओवर है। तो चीन में हमने ये देखा गया था कि ऐसे भूकंप में जो तरंगे आते हैं उसके द्वारा जो जहां बेरिंग ठीक नहीं है फ्लाईओवर की या ब्रिज की, उसको हानि होती है। दिल्ली में मुझे पता नहीं है कि जो जितने फ्लाईओवर है उसकी मेंटेनेंस होती है कि नहीं, खाली रेलवे ब्रिज की तो मेंटेनेंस होती है। और तीसरी बात हम ये कहेंगे कि दिल्ली में तकरीबन अनधिकृत, जिसको अनऑथोराइज, तकरीबन 2500 से 3000 टेलीफोन टावर्स है, उसकी ऊंचाई 15 से 20 मीटर तक होती है। अगर ऐसे टावर गिर जाते हैं तो और भी हानि हो सकती है। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम ये कहेंगे कि दिल्ली प्रशासन, भारत सरकार और दिल्ली में जितनी सारी अलग अलग संस्था है, इन्होंने इस इफेक्ट का जो है, रेलवेज का इफेक्ट जो है, दिल्ली में जो बड़ी इमारत है 17 मीटर से अधिक ऊंची की और जो स्टिल्टेड पार्किंग है या बहुत ही वल्नरेबल है, बहुत हानि हो सकती है। वो तमाम इमारतें जो वल्नरेबल हैं। जी जी अरुण बापट जी, बहुत अहम बात आपने यहाँ पर बताई, उनको लेकर ध्यान देने की जरूरत है और हमें पूरी तरह से तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एक इस तरह के इलाके में आता है जहां पर इस तरह का भूकंप आ सकता है और फिर किस तरह का नुकसान होगा उसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। आपको बता दें, एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर यही कि भूकंप से हिला भारत, नुकसान की लेकिन कोई खबर नहीं है भारत से।